दोस्तों 10 मार्च 2025 की सुबह ना अभी तक सूरज निकला था और ना ही लोग अभी पूरी तरीके से जग पाए थे। दोस्तों जो लोग जग चुके थे उन्होंने सायरन की आवाज सुन ली थी और ये जो सायरन था ये था पुलिस की गाड़ियों का। लगभग 70 से ज्यादा जो पुलिस की गाड़ियां थी और 300 से ज्यादा पुलिस वाले उसमें लगभग शामिल थे। गाँव लगता है अग्रास और उस गाँव को पूरी तरीके से घेर लिया था। और दोस्तों घेरने के बाद पुलिस वाले आवाज लगा रहे थे जैसे फिल्मों के अंदर सीन चलता है, दिखाया जाता है। तरफ से उसको घेर लिया था और पुलिस वाले लगातार वहां पर आवाज लगा रहे थे। ठीक वैसे ही सीन चल रहा था जैसे फिल्मों के अंदर ये सीन दिखाया जाता है। दरअसल ये अग्रास गांव लगता है उत्तर प्रदेश के बरेली का एक थाना लगता है फतेहगंज पश्चिम। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव होता है। और जब गांव वाले दोस्तों इस बात को पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पुलिस कौन है और आखिरकार पुलिस इतनी सारी आई क्यों है, तो पता चलता है कि उत्तराखंड का एक जिला लगता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जिले की पुलिस होती है और लगभग 48 घरों में उनको खंगाला जाता है। कई घरों के ताले तोड़ दिए जाते हैं, कई घरों के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं और 16 से ज्यादा लोगों को हिरासत में पुलिस लेती है। और ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि आखिरकार नशीली दवाइयों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकथाम करने की पुलिस एक तरीके की प्रक्रिया कर रही है। इस रेड की सूचना मिल जाती है पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को, साथ ही उत्तराखंड के प्रशासन को। और आसपास के जितने भी प्रदेश होते हैं सब में ये आग की तरफ फैल जाती है। चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगती है। उत्तराखंड की तो पुलिस चली जाती है लेकिन जो स्थानीय पुलिस होती है वहाँ की अब उसका आतंक शुरू हो जाता है। ऐसा आतंक शुरू होता है दोस्तों, जिसको मन में चाहा उसको पकड़ लिया और जिसको मन चाहा उसको छोड़ दिया। दोस्तों ऐसे ही वो एक किसान को पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो एक किसान को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसका ऐसे अपहरण करते हैं जैसे वो कोई बदमाश हो या फिर वो कोई डकैत हो, जैसे उस तरीके का अपहरण हो, जैसे उससे कुछ रंगदारी वसूली जाती है। और ये जो बात है ये एक आईपीएस ऑफिसर को पता चल जाती है और उसके बाद जो होता है। और दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मेरा नाम है इमरान मलिक। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिला बरेली, और बरेली का एक इलाका पड़ता है, थाना पड़ता है जिसका पड़ता है फतेहगंज पश्चिम। दरअसल दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इसी थाना क्षेत्र के गांव का 2-3 व्यक्ति होते हैं और वो आने के बाद में यानी कि जो एसपी जो एसएसपी होते हैं और एसएसपी के पास आने के बाद वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि साहब हमें बचा लीजिए, हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। वो यहाँ आकर आईपीएस ऑफिसर को अपनी पूरी पीड़ा बताते हैं, अपनी पूरी जो दर्द है वो बताते हैं, जो अपनी कहानी सुनाते हैं। तो जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर अनुराग आर्य वो कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इत्मीनान से अपने घर जाओ और ये जो मामला है मैं इस मामले की जांच पड़ताल करने लगूंगा। दरअसल वो तुरंत ही जो हाई पुलिस के सीईओ होते हैं जिनका नाम नीलेश मिश्रा होता है, दोस्तों वो नीलेश मिश्रा से कहते हैं और उनसे वो बताते हैं कि एक मामले की आपको जांच दी जा रही है और इस जांच को जितनी ईमानदारी से आप कर सकते हो, जितने निष्पक्ष रूप से आप कर सकते हो, उतने ही निष्पक्ष रूप से आपको ये करना है। इसके बाद जब सीईओ साहब ये रिपोर्ट करते हैं और ये जो रिपोर्ट है सोशल मीडिया अखबारों में हर जगह प्रकाशित हो जाती है। और जो रिपोर्ट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। दरअसल फतेहगंज पश्चिम क्षेत्र होता है, चौकी लगती है, वहाँ का एक दरोगा होता है और इन दरोगा का जो नाम होता है वो होता है बलबीर सिंह। सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह एक गाँव के अंदर जाते हैं, बिटोड़ा गाँव में। और जब वो बिटोड़ा गांव में जाते हैं और वो 2 सिपाहियों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और यहाँ जाने के बाद इन्हीं के एक नाम राशि व्यक्ति होते हैं, किसान होता है, वो नाम होता है उसका बलबीर सिंह। यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए गए थे, वो सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह होते हैं और जिसके घर के अंदर वो जाते उसका नाम भी किसान का बलबीर सिंह ही बताया जा रहा था। और जैसे ही वो बलबीर सिंह के घर जाते हैं वहाँ जाकर उसका बेटा निकल कर आता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पिताजी आखिर कहाँ हैं, तो पिताजी वो बताता है कि पिताजी घर पर हैं और ये जो तारीख है ये है 3 अप्रैल 2025 की तारीख होती है। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते हैं और बाप और बेटे दोनों को बिठाया जाता है गाड़ी में और थाने के बाद उनको लेकर जाया जाता है थाने में। और थाने के अंदर एक तमंचा रखा जाता है जो कि अवैध रूप से पूरी तरीके से एक हथियार था और जब वो हथियार उनके सामने रख दिया जाता है तो मुंह का मिलते ही उनका फोटो भी खींच लिया जाता है। और फोटो खींचने के बाद उसको उसके बेटे को फोटो दिखाया जाता है। अगर ये जो फोटो है ये अगर ये कल अखबार में छप जाता है तो जाहिर सी बात है तुम लोगों को जेल तो हो ही जाएगी, सलाखों के पीछे तो आप चले ही जाओगे।
और साथ ही गांव के अंदर अलग तरीके की बदनामी भी हो जाएगी। अब जैसे ही वो दोनों ये बात सुनते हैं तो किसान और बेटा दोनों परेशान हो जाते हैं। अब किसान को वो लोग पकड़ लेते हैं और उसको लेने के बाद यहाँ से उसको ले जाते हैं। ना तो उसको चौकी पर लेके जाते हैं और ना ही थाने पर उन दोनों को लेकर जाते हैं। वहीं पास में ही किसी एक थाना क्षेत्र के अंदर कोई एक रबड़ की फैक्ट्री होती है और जो रबड़ की फैक्ट्री होती है वो पूरी तरीके से बंद पड़ी होती है। इस फैक्ट्री के अंदर जो कुछ क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर में पुलिस वाले रहते हैं और पुलिस वाले कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनका अन्य जनपदों में तबादला हो चुका है, यानी कि ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि इसी जनपद के अन्य थानों में उनका तबादला हो चुका है और उन्होंने अभी जो खाली पड़े जो क्वार्टर हैं उन पर पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। इन्हीं जो सारे क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में जो दरोगा होते हैं बलवीर सिंह, बताया ये भी जाता है कि उलझा होता है और यहाँ से इस किसान को लेकर जाते हैं और उसके अंदर उसको बंद कर देते हैं और खबर भेजी जाती है 3 लाख रुपए देकर चले जाओ और इस किसान को छुड़ाकर यहाँ से लेकर जाओ। अब जैसे ये बात पता चलती है, किसान का जो बेटा वो पूरी तरीके से परेशान हो जाता है, चाहे रिश्तेदार हो, आसपास के लोग हो, जो परेशान हो जाते हैं कि इसके जो पिताजी है उनको इस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 3 लाख रुपए की डिमांड कर रही है उनको छुड़ाने के लिए। अब जो 3 लाख रुपए अब उनको दे देंगे तो पिताजी को छोड़ दिया जाएगा। अब किसान का बेटा यहाँ पर पैसा जोड़ने शुरू कर देता है और वो 2 लाख रुपए ही वहाँ पर इकट्ठे कर पाता है। अब 2 लाख रुपए लेकर वो सीधे पहुंच जाता है। अब जो दरोगा है उसका नहीं है और दरोगा किसान को नहीं छोड़ता है। अब घर वाले पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। अब वो सीधे पहुंच जाते हैं वो एसएसपी के सामने और वहां जाने के बाद वो गड़गड़ाने लगते हैं और व्यक्ति के साथ जो हमारे साथ इस तरीके की बात हो रही है और बात में बताया ये भी जाता है कि कुछ ऐसी बातें सामने आई थी और पैसे के लिए वो उसको हिरासत में रख लेता है, लेकिन और भी साथ में मामले की जांच भी सामने आने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर बातें कुछ इस तरीके से निकल, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की पुलिस जब इस गांव के अंदर वो छापेमारी करती है उत्तराखंड की पुलिस, तो तब जो ये दरोगा है जो ऐसा लगता है बलवीर सिंह को कि अब बाहर की पुलिस का भय बिठाकर, वहां का उनका डर बिठाकर किसी को भी उठाओ, जो पैसे देगा उसको छोड़ देगा और जो नहीं देगा उसको जेल के अंदर डाल दो। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आती हैं, इस तरीके का डर बताया जाने लगता है। तो अब किसान का बेटा यहाँ पर पैसा जोड़ने लगता है कि अब मुझे पिताजी को यहाँ पर छुड़ाना है, लेकिन जैसे दरोगा ने यहाँ पर काम किया था उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और जो दोनों सिपाही होते हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है इस मामले में। और दोस्तों यहाँ पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है गिरफ्तार करने के लिए। लगातार पुलिस दबी से भी दे रही थी, लेकिन ये मौका पाते ही वहां से भाग जाते हैं और जिससे पुलिस किसी अपराधी का पीछा करते हैं और अपराधी लगातार भागता रहता है, डरता रहता है और इसी तरीके से ये दरोगा और जो 2 सिपाही होते हैं ये मौका पाते ही यहाँ से भाग जाते हैं। और अब तक बताया ये जाता है कि ये लोग पकड़े नहीं जाते हैं और इतिहास के आईने में अगर आप पीछे चल के देखते हैं तो करीब 7 या 8 महीने पुरानी बात है दोस्तों। 22 अगस्त 2024 की एक घटना है। एसएसपी के पास जो कि एसएसपी होते हैं जो अभी है, जिनका नाम मैंने अभी आपको पहले बताया था, आईपीएस ऑफिसर होते हैं अनुराग आर्य के पास में एक सूचना पहुंचती है इसी तरीके की और कहा यह भी जाता है कि ये पास में एक फरीदपुर थाना लगता है और फरीदपुर थाने के जो इंस्पेक्टर होता है उनका नाम होता है राम सेवक सिंह। राम सेवक ने दरअसल 3 स्मैक तस्करों को पहले गिरफ्तार किया है, उनको पकड़ा है और उसके अंदर 2 है नवाबी अशोक के निवासी आलम और दूसरे का नाम है नियाज अहमद और जो तीसरा वह है उसका नाम है अशनूर। इन तीनों को पकड़ा है और इन तीनों को पकड़ने के बाद में 2 को तो वो हाथों हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक जो व्यक्ति होता है अशनूर उसको जेल भेज देते हैं। उन दोनों को जेल नहीं भेजा जाता है बल्कि इसके बदले में उनसे 7 लाख रुपए की रकम वसूली जाती है, यानी कि आलम और नियाज को छोड़ने के एवज में जो दरोगा है वो लगभग 7 लाख रुपए की रकम को वसूलते हैं और जो अशनूर होता है उसको जेल भेज दिया जाता है। ये खबर है ये पूरी तरीके से लीक हो जाती है और ये जो बात है वो एसएसपी साहब के पास में पहुंच जाती है और जैसे ही एसएसपी साहब को ये बात पता चलती है तो वो अपने एक ऑफिसर से कहते हैं कि तुम्हें गोपनीय रूप से, चाहे वो आपको भेष बदलना पड़े और चाहे आप सादा वर्दी में जाओ, चाहे आप कुछ भी करो, किसी भी तरीके से करो, आपको इस मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करनी है और खुलासा करना है। अब जब जांच पड़ताल करने वाली बात आती है, एक तो ऑफिसर जो बिल्कुल पूरी तरीके से अपना भेष बदल देते हैं और अपने भेष बदलकर मौके पर पहुंच जाते हैं और अब इस थाने में पहुंच जाते हैं फरीदपुर में।
और वहां पर जाने के बाद जो हमरा होता है उससे पूछता है कि थानेदार से के लिए पूछता है कि थानेदार साहब कहाँ हैं, जिसकी वहां पर ड्यूटी लगी होती है। जो संतरी होता है वो कहता है कि साहब तो अभी यहाँ पर नहीं है। तो वो बताता है कि वो आवास पे है, तो वो पूछता है कि आप आवास पे में क्या मैं जा सकता हूँ। अब जो ऑफिसर होता है वो अपनी टीम के साथ में वहाँ पर पहुँचता है और आवास को पूरी तरीके से वो घेर लेता है। लेकिन आवास में जाने से पहले ये सूचना पड़ जाती है कि उनकी चाल ढाल और उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वो जैसे पुलिस के वो बड़े ऑफिसर बताए जा रहे हों। अब जो थानेदार होता है राम सेवक सिंह, उसको पूरी तरीके से मौका मिल जाता है। वो टी शर्ट पहना हुआ होता है, वो नीचे पैंट पहना हुआ होता है, वर्दी में वो भी नहीं था और मौका पाते ही वो दीवार फांद कर वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से भाग जाते हैं, इनके जो साथ के अधिकारी होते हैं, जो इनके हमरा होते हैं, राम सेवक सिंह को वहाँ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता उनको नहीं मिलती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद उनके घर की दोस्तों तलाशी भी ली जाती है। और जब तलाशी ली जाती है तो उनके घर से 50-50 हज़ार की 2 गड्डियाँ उनके बेड से निकलती हैं। और जैसे ही सोने में बहुत बड़ा आनंद आ रहा था और जब बेड के अंदर तलाशी ली जाती है तो बताया जाता है कि जो बाकी रकम थी वो बेड के अंदर से मिल जाती है। लगभग 9,96,000 रुपये की नकदी वहाँ से बरामद की जाती है इस थानेदार के घर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है वो थानेदार है उनके सरकारी आवास में, उसके बेड के अंदर। और वहाँ पर पूरी तरीके से हड़कंप मच जाता है और IPS ऑफिसर को यानी कि अनुराग आर्य जी को ये सूचना दी जाती है और कहा जाता था कि आपकी जो सूचना मिली थी वो पूरी तरीके से सही थी। इसके बाद इस थानेदार के ऊपर 3 FIR दर्ज कर ली जाती हैं और 3 FIR दर्ज होने के बाद लगभग 29 थानों की जो पुलिस है वो उनके पीछे पड़ जाती है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं ये, अब 29 थानों की जो पुलिस है अब इनके पीछे लग जाती है। थानेदार आगे आगे होते हैं और पुलिस पीछे उनके पड़ी होती है। 29 थानों की पुलिस फेल हो जाती है उस थानेदार को पकड़ने के लिए और वो हाथ नहीं आते हैं। सीधा वो हाई कोर्ट की शरण में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि महाराज अब मुझे बचा लीजिए और हमसे कुछ पाप हो गया है। अब जो हाई कोर्ट होता है वो उस मामले की सुनवाई करता है और सुनवाई करने के बाद जो गिरफ्तारी थी उनकी उस पर वो पूरी तरीके से रोक लगा देते हैं। और साथ ही अदालत होती है और साथ ही ये वहाँ जाते हैं, कुछ मेडिकल रिपोर्ट होती हैं और उसके साथ वो कहते हैं कि साहब अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो मैं मारा जा सकता हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता है, मेरी जान जा सकती है और मेरी आप जान बचा लीजिए। अब आप स्थानीय अदालत में जब आप मुझे हुजूर के सामने वहाँ पर अर्जी लगाई जाती है, ठीक है, तो इनकी ज़मानत पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। अब इनकी ज़मानत पर रोक लग जाती है और उसके बाद ये पूरी तरीके से आराम से रहते हैं और फिर से ये दोबारा हाई कोर्ट की शरण में पहुंच जाते हैं और फिर से वो एक नई कहानी गढ़ते हैं। और वहां जाने के बाद में पता चलता है जो कि इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी वो तो पूरी तरीके से मामला रद्द हो चुका था और साथ ही इन दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया था, वो भी इनकी बहाली हो जाती है और लगभग इस मामले को 7-8 महीने का पूरी तरीके से समय बीत चुका होता है। तो जो थानेदार थे राम सेवक सिंह, उनकी जो पुलिस लाइन है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हो जाती है यानी कि आमद हो जाती है और फिर से वो यानी कि जो पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं। हालांकि जो पुराने दाग होते हैं वो मिटते नहीं थे, उनकी अभी जांच पड़ताल चल रही थी। फिर से उनको वर्दी मिल जाती है, फिर से वो वर्दी पहन लेते हैं और फिलहाल वो पुलिस लाइन में रहते हैं और वहाँ पर उनको बताया जाता है कि उनको ड्यूटी मिलेगी और कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा उसके अंदर जो भी चार्जशीट होगी, जो भी उसके अंदर सबूत दिए जाएंगे, अदालत वही वहाँ पर उसको फैसला सुनाने वाला है। अब दोस्तों अदालत में यहाँ पर क्या मामला पहुँचता था, क्या ये नहीं पहुँच रहा था, यहाँ पर पुलिस अब यहाँ पर राम सेवक सिंह 7-8 महीने के बाद फिर से अपनी वर्दी को दोबारा से पहन लेते हैं और ठीक वैसे ही क्या बलवीर सिंह के साथ भी वही होगा। ठीक वैसे ही वो बलवीर सिंह के साथ अपनी वर्दी पहनकर दोबारा वापस वो पुलिस थाने में पहुंच जाएगा। जब यहाँ पर अखबारों को खंगाला जाता है, उसको देखा जाता है, जो बलवीर अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दरअसल उत्तराखंड की पुलिस की जो बात है, जब उन्होंने अपना आतंक इस तरीके से शुरू किया था, जिसको मर्जी चाहते वो पकड़ रहे थे और जिसकी मर्जी थी वो छोड़ रहे थे। और जब ये जानकारी अखबार में निकल कर आती है तो लगभग उन्होंने 3 शादियाँ भी की हुई थी और जो कोई भी शादी थी वो जाके शिकायत कर देती थी, उस पत्नी की खुशामद कर लेते हैं और मामला यहाँ पर रफा दफा हो जाता था। और दोस्तों साथ ही साथ में ये भी पता चलता था यानी कि सफ़ेद पोश नेताओं के साथ में भी इनके अच्छे उठने बैठने वाले संबंध थे। हो सकता है कि उनके हाई कोर्ट में शरण में ना जाने की उनको ना ज़रूरत पड़े और वैसे बाहर से ही उनका काम हो जाए।
अब वैसे ही उनका बाहर से काम होने वाला था या फिर अंदर से काम होने वाला था, ऐसी कोर्ट की शरण ले पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये बलबीर सिंह की वजह से उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो अभी छीछलेदर हुई है, उनकी बदनामी हुई है, ये भी सोचने वाली बात है। दोस्तों अगर यहाँ पर इनकी जगह कोई आम आदमी होता तो अब तक उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, और उनकी जो चाल ढाल होती है वो जैसे वो लंगड़ा कर चलते हैं, जैसे पुलिस वाले गिरफ्तार करके किसी व्यक्ति को ले जाते हैं, उनकी चाल ढाल पूरी तरीके से बदल जाती है। लेकिन इस तरीकों के साथ वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये पूरा जो घटनाक्रम था, इसको सुनाने का आपको केवल इतना ही उद्देश्य था, ये बताने का कि कैसे इस तरीके से यूपी पुलिस के ऊपर लगातार जैसे एक के बाद एक बड़े आरोप लग रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी तरीके से फटकार लगाई जा रही है कि यूपी पुलिस में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।